यह साइंस सब्जेक्ट का है, जो टर्म 2 के लिए क्लास 10 जैक बोर्ड क्लास 10 पेपर है जो ना मॉडल पेपर का, ये सेट नंबर 1 है ना। सेट नंबर 2 भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए, तो देखिए अंत तक जरूर वीडियो के तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। हम क्वेश्चन लिख दिए, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है ना। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इस परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। दो को क्वेश्चन इसमें पूछा है। सबसे पहले वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद पूछा है कि इसे किस परिपथ में संयोजित किया जाता है, किस तरह से, तो इसे विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसको याद रख लीजिएगा, पारा आंसर होता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग से विनती है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा। कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखे। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसी तरह से अब चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा जो क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। किस पौधों को चुना था, मटर के पौधों को चुना था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। जैव निम्नीकरणीय मतलब क्या होता है, देखिए जैसे वो ये कागज़, ये जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी से कागज़ बनता है। सूती कपड़ा है ना, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग नोट डाउन एकदम करते चलिएगा। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, है ना। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल पर, सूर्य और प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये सेक्शन नंबर बी है ना। सेक्शन नंबर ए से आप लोग को 7 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 5 को क्वेश्चन बनाना है। 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, तब 5 गुने कितना हो जाएगा 10, मतलब सेक्शन नंबर ए से 10 नंबर का पूछेगा। सेक्शन नंबर 20 जो रहेगा, इसमें भी सेक्शन नंबर बी, इसमें भी रहेगा आपका 7 क्वेश्चन, इसमें भी 5 को बनाना है। इसमें 3 नंबरिया क्वेश्चन जो रहेगा 3 बनाना पड़ेगा, तब तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 नंबर हो जाएगा। तो सेक्शन बी देखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। मतलब एम्पियर क्या है, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखने बोल रहा है। और यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की गणना करे 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इसे होकर गुजरता है। तो ये भी हमको निकालने के लिए कह रहा है, इसको हम निकाल के अभी दिखाएंगे। तो लिखेंगे, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो देखिए अब हम लोग इसको निकालते हैं कि कहा है कि 500 आवेश कूलम में, इसको हम लोग निकालते हैं किसी राइट हैंड साइड निकालते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 500 कूलम आवेश क्यू मतलब होता है कूलम, है ना। सी मतलब कूलम होता है, क्यू आवेश मतलब कूलम होता है, क्यू मतलब क्या होता है, आवेश होता है। इसका समय जो दिया था 10 मिनट दिया था। 10 मिनट को यदि हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सेकंड में इसलिए चेंज किए क्योंकि समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है ना। अब एक फार्मूला होता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब क्या हो गया, आवेश कितना दिया था 500 दिया था, अब बटे टी का मान अभी कितना निकला 600। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 5/6। इसको 6 से 5 को डिवाइड दीजिए, 0 पर जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, 6 कितना हो जाएगा 48, 2 बचेगा, फिर 0.0 6 18, तो 0.83 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आई बराबर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी कितना जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग जाएंगे अभी 8 तो खत्म हो गया, 9 हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट करें, किसी तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि करेंगे यानी वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और कमी करने पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करने पर प्रतिरोध घट जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 9 नंबर का, बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। देखो, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर हम बहुत लंबा तरह से लिख सकते हैं। देखो, इसका आंसर हम आधा यही वाला देंगे, लिखेंगे कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मिश्र धातु को गलनांक शुद्ध धातु के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो क्यों बनाया जाता है तो लिख देंगे क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध होता है। इस पर शॉर्टकट लिख देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ देखते हैं। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। हितैषी मतलब पर्यावरण के जो हित में है ना। जैसे पहला जो हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक का थैला जो होता है ज़मीन को बंजर बना देता है ना। यह मतलब पचता सड़ता नहीं है। 2 नंबर लिखेंगे, गाड़ी के अपेक्षा साइकिल का प्रयोग करेंगे, मतलब कहीं सामने वगैरह कहीं जाएंगे तो हम लोग साइकिल से प्रयोग करेंगे, क्योंकि गाड़ी से धुआं वगैरह निकलता है तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है। 3 नंबर लिखेंगे, हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना चाहिए, इससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है। कहा है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। समजात समानजात क्या है ना। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के दृष्टि से यानी रचना की समान हो पर कार्य जो अलग अलग होता है। उत्पत्ति और संरचना दोनों जो बनावट रहेगा ना क्या रहेगा समान रहेगा, लेकिन दोनों का काम क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। देखिए जैसे मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपात दोनों क्या है उत्पत्ति की संरचना के आधार पर समान है, लेकिन काम क्या है, लेकिन कार्य जो है इसका भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य हाथ बाजू को क्या करता है, किसी को थुरने में काम लगाता है, दूध लगा देता है, और गाय चलने में काम देता है। सेकंड एग्जाम्पल में देखना, मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख जो दोनों का उत्पत्ति संरचना सेम टू सेम होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। मेढक उसे रुक 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 चरका है, लेकिन पक्षी फुर 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 उड़ती है। बात समझ आए कि नहीं गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर होगा परितंत्र में अपमार्जक मृत जीव मतलब मृत जीव अवशेषों का निपटान करता है। निपटान करता है मतलब सीधे खल्लास मृत जीवों को खा जाता है ना। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। जटिल मतलब बड़ा, एकदम बहुत ही बड़ा, और सरल मतलब एकदम सिंपल में कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी। ये सब डेफिनेशन आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए CH3OH C2H5OH और C3H7OH है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। पहले इसका परिभाषा पूछ रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, है ना। इसका फॉर्मूला हमको प्राप्त करने के लिए कहा। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के समान धारा बहती है। समान मतलब एक समान धारा बहती है, उसे क्या कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन एक विद्युत सेल को, यह मतलब एक विद्युत का बैटरी है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इधर से आई जा रहा है, आई मतलब धारा जब बह रही है ना, आर मतलब होता है प्रतिरोध, 1 2 3 को प्रतिरोध तो 3 जगह वोल्ट भी रहेगा, है ना। इधर से घूमते हुए इधर आई जा रहा है, यहाँ से यहाँ वोल्ट कहे जा रहा है, यहाँ वोल्ट जाने जा रहा है, यहाँ से यहाँ वोल्ट है, तो ये V1 V2 V3 ये वोल्ट है। तो लिखेंगे क्या, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 जो बह रहा था वैसे को हम लिख दिए। अब कह रहा है इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखो इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमको ओम का नियम जाना पड़ेगा। ओम का नियम आप लोग को पता नहीं है। ओम का नियम, अरे ओम एक वैज्ञानिक था, नियम है ना। इसमें फॉर्मूला था V बराबर I R। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। V बराबर I, V मतलब वोल्ट होता है, I मतलब
धारा होता है, और आर मतलब प्रतिरोध होता है। तो देखो मेरा जो हो जाएगा, जिसे हम अब करके लिख सकते हैं, जैसे V1 बराबर IR1। V1 मतलब समझते हैं, जैसे 3 को वोल्ट था, आप लोग यहाँ फिगर में देखे होंगे, ध्यान से देखिए, 3 को वोल्ट था तो 3 को R1 R2 R3 होगा, उसी को हम लिख दे रहे हैं ना। 3 को वोल्ट तो 3 को क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, है ना। आप देखो मेरा टोटल वोल्ट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्ट बराबर, आप देखो तो टोटल वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या हो गया मेरा टोटल वोल्ट। अरे एक गो, दो गो, तीन गो तो वोल्ट है ये, तो V बराबर क्या होगा, V1 V2 V3। आप देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से V का मान रख देंगे, समीकरण 2 से V1 का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ लिख देंगे समीकरण पहले, समीकरण 1 2 3 एवं 4 से समीकरण 1 2 3 4 से देखो V का मान मेरा क्या निकला था, ऊपर में देखिए ध्यान से, V का मान मेरा IR, तो V की जगह क्या रख देंगे, IR रख देंगे। V की जगह क्या रख देंगे, IR। V1 की जगह, V1 का मान कितना है, IR1, तो IR1। V2 का मान कितना है, IR2, तो IR2। V3 का मान कितना है, IR3 R3 बढ़िया से लिख लीजिएगा ना। अब देखिए इसमें से IR को IR रहने देंगे, तीनों जगह I है, तो I कॉमन, यहाँ पर क्या R1, यहाँ क्या बचा R2, यहाँ क्या बचा R3। सर इधर से I क्या हो जाएगा, खत्म, तो R बराबर क्या बचेगा, R1 R2 प्लस R3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। इस तरह से हमने एक व्यंजक प्राप्त कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में, यह आरेख जो है ना, ये क्या है, समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा, वो वाला जो था ना, ये सीधे था, इस तरह से था, फिर यहाँ इस तरह से, फिर इस तरह से था, वह सीधे था इसलिए था वो श्रेणी क्रम में। यह देखो समांतर में जा रहा है, तो ये प्रतिरोध है, उसमें सीधी प्रतिरोध दिया था, यहाँ प्रतिरोध दिया था, यहाँ प्रतिरोध दिया था, यहाँ प्रतिरोध दिया था, इसमें सीधी दिया है, तो ये समांतर क्रम में। तो बोल रहा है इसका पहला क्वेश्चन बोला, प्रतिरोध R1 R2 R3 मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम तथा 30 ओम, मतलब R1 का मान 5 ओम, R2 का मान 10 ओम और R3 का मान 30 ओम है। तो इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। कितना वोल्ट दिया जाता है, 12 वोल्ट किया जाता है। तो बोल रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग निकालने की प्रयास करें। तो देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये R1 R2 R3, ये फार्मूला दिया था हमको यहाँ पहले से, हम चुन लिए हैं। ये पार्श्वक्रम वाला फार्मूला होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 का R3 का मान दिया है, इसको एलसीएम ले लीजिए, है ना, 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर B पूछा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो चलिए देखिए फार्मूला होता है I बराबर होता है V/R। तो I का I ये प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है। तो V का मान दिया था 12 वोल्ट, और R को जो मान जो दिया था, अभी R का मान कितना निकला, 3 निकला, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो 4 निकल गया मेरा, कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध, तो देखो 3 गो यहाँ पर प्रतिरोध है, तो प्रत्येक में कुछ ना कुछ तो धारा जाता होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का हम लोग निकाल देते हैं। जैसे हम 3 नंबर का हो गया, यानी C नंबर का, यानी I1 बराबर निकालना पड़ेगा। तो V क्या हो जाएगा R1, तो V का मान कितना दिया था, 12 दिया था, R1 का मान कितना दिया था, 5 दिया था, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 10.5 चौके 20, यानी 2.4 निकल गया धारा प्रत्येक को लिया, यानी I2 निकालना पड़ेगा V/R2। V का मान तो मेरा वोल्ट 12 दिया था, R2 का मान मेरा 10 दिया था, एक जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद 10 दे देंगे, ये भी आंसर खत्म हो गया। अब I3 बराबर निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक का निकालने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, R3 बराबर हो जाएगा V का मान 12 R3 का मान दिया था 30, इसको 30 से भाग दीजिए तो 0.10 30 चौक कितना हो जाएगा 20, आपका ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि धातु अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक गुण के आधार, तो एक साइड लिखेंगे धातु, एक साइड लिखेंगे अधातु, अंतर इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका पहला हम लिखेंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, क्षारीय और अम्लीय। दूसरा नंबर लिखेंगे, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, यानी प्लस में करते हैं, मतलब त्याग करते हैं ना। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और यह ऋण आयन बनाती है। थर्ड नंबर देखिए, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो इसका अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए था, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखो पोषी स्तर क्या होता है, इसका आंसर आहार श्रृंखला से उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीवमंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं। यदि पोषी स्तर नहीं होता ना तो इस जीवमंडल में कोई भी जीव नहीं होते। तो देखो जैसे पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस जैसे हो गया, तो इस सब को कौन खाता है, कीट। पोका तोका खाता है, पोका समझते हैं ना, खोटा भाषा में पोका खाते हैं। अब कीट को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। सर्प माने सांप। सांप को कौन खाता है, चील, है ना। ये क्या करता है, एक पोषी स्तर दर्शाता है। इससे क्या होता है, इसमें जीवमंडल जो होता है इसमें मतलब निरंतर बनते रहता है। यदि ये सब नहीं चलेगा तो हमारा जीवमंडल भी नहीं रहेगा। तो देखो इसको वही सेम टू सेम लिख देना। ऊपर दिए गए खाद्य श्रृंखला में 5 कड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें पादप प्रथम पोषी स्तर है। पादप प्रथम मतलब फर्स्ट में, जिसे स्वयं पोषी भी कहते हैं। स्वयं पोषी मतलब यह अपना भोजन खुद भी बना लेता है। उसके बाद द्वितीय पोषी स्तर कीट है। पादप के बाद कौन था, कीट था जो पादप को खाता है, ठीक है। तृतीय पोषी स्तर मेढक है जो कीट को खाता है। चतुर्थ पोषी स्तर सर्प है जो मेढक को खाता है। पांचवा पोषी स्तर चील है जो सर्प को खाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। प्रभावी लक्षण आप लोग मेंडल वाला जो पढ़े होंगे ना वो आप लोग को याद होगा। देखो माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब कुछ क्या होता है, माता पिता का लक्षण जो होता है उसके बच्चों में हल्का फुल्का जाता है, हल्का फुल्का मतलब प्रभाव करता है, तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये क नंबर हो गया, ये ख नंबर हो गया। देखो मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। प्रभावी अथवा, देखो इसका आंसर हो जाएगा, जब मेंडल ने टमाटर के पौधों और बोने पौधे का संकरण कराया, दोनों में मिलजुल के मतलब संकरण मतलब कराया ना, तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। यानी 2 को पौधे लिए थे, एगो लंबे पौधे और एगो बोने पौधे। तो क्या हुआ, एक ही तरह के पौधे निकले, लंबे पौधे। तो लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। लंबा और बोना दोनों में बोया था ना, तो केवल लंबा ही निकला। तो दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया, मतलब कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों को और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया, मतलब फिर से उगाया। और इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे जो है ना बोने निकले थे, इसमें 1/4 पौधे बोने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे लक्षण को प्रभावी कहा और बोने पौधे को लक्षण को अप्रभावी कहा, है ना। बस काम हो गया मेरा ख़त्म। तो 1 से लेकर 19 को क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 गो क्वेश्चन, उसमें से बनाना 5 गो है, पूछेगा 2 नंबर का, हो जाएगा आपका 10 नंबर। सेक्शन बी में 7 गो क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 5 गो, पूछेगा 3 नंबर या तो 5 या 15 नंबर हो जाएगा। सेक्शन सी में रहेगा 7 7 14, 5 गो क्वेश्चन रहेगा, 5 गो क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन बनाना है और 5 नंबर करके देगा तो कितना हो जाएगा, 15। और टोटल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा। तो टर्म 2 में 40 नंबर पूछेगा। आप लोग यहाँ आते ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 गो में 3 गो बनाने के लिए कर रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट छाँट लीजिए कि इसी चैप्टर से हमको 3 गो बनाना है और दूसरा चैप्टर से हमको नहीं बनाना है, नहीं तो आप इस तरह से आप लोग नंबर नहीं उठा पाएगा। तो 40 में कम से कम आपको 35 प्लस उठाना है ना, तब आपका नंबर आएगा। अब देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो यह अपने दोस्तों के पास शेयर